Today we'll start with chapter 3rd of your mechanics syllabus, which is inverse square law motion of a particle under central forces. So now there are four kinds of forces in nature which exist. We always talk about force and we usually say that it's the external force which brings about changes in the system. And if there is no external force acting on the system, then the system obeys law of conservation of linear momentum or conservation of angular momentum and so on. So ये जो हम forces की बात करते हैं, so there are four type of forces in nature. इसके अलावा और कोई force आज तक डिटेक्ट नहीं हुई, ना ही एग्जिस्ट करती है. Okay, so what are those four forces? The first one is gravitational force. तो ये जो फोर्सेस आप देख रहे हो, सबसे ज्यादा लॉन्ग डिस्टेंस फोर्स ग्रेविटेशनल है और सबसे ज्यादा शॉर्ट डिस्टेंस फोर्स स्ट्रॉन्ग फोर्स या वीक फोर्स है. ठीक है, तो लॉन्गेस्ट डिस्टेंस पे अप्लाई होने वाली फोर्स एक ही है जो कि ग्रेविटेशनल फोर्स है. एंड दैट इज द रीजन दैट प्लैनेट्स रिवॉल्व अराउंड सन एंड देयर इज अ काइंड ऑफ ग्रेविटेशनल पुल among the planets in the solar system, between the sun and the planets and so on. ठीक है, तो out of these four forces वो एक फोर्स जो कि लॉन्गर डिस्टेंसेस पे ऑपरेट कर सकती है तो वो है ग्रेविटेशनल फोर्स. इसके अलावा ये जो तीन फोर्सेस हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, स्ट्रॉन्ग एंड वीक, ये लॉन्गर डिस्टेंसेस पे ऑपरेट नहीं करती. सो हियर it's the gravitational force which has an upper hand over all these three others. Gravitational force को हम पहले से जानते हैं. We have read Newton's law of gravitation और वो होता है F is equal to G m1 m2 upon r square. So हमेशा we say that that if there are two objects they always exert force on each other. ठीक है, and that force is equal to product of their masses and is inversely proportional to square of distance between them. तो जितने ज्यादा मासिव होंगे ऑब्जेक्ट्स उतनी ही ज्यादा फोर्स लगेगी, लेकिन जितना ज्यादा उनके बीच में डिस्टेंस होगा उतनी ही कम फोर्स लगेगी. यानी कि जो फोर्स की स्ट्रेंथ है वो कम होती जाएगी एज यू इंक्रीज द डिस्टेंस. And here we have this G, which is universal gravitational constant, which has its standard value 6.67 into 10 to the power minus 11 Newton meter square per kg square. अब हर फोर्स को ऑपरेट करने के लिए भी पार्टिकल्स की जरूरत होती है. सो बेसिकली दिस एंटायर यूनिवर्स इज फिल्ड ऑफ मैटर एंड फोर्सेस. दो ही टाइप की चीजें अवेलेबल हैं, एक मैटर और एक फोर्स. जो मैटर है वो भी इटसेल्फ पार्टिकल से बना है. वी ऑल टॉक अबाउट इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन्स एंड फर्दर ये इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन भी आगे क्वार्क्स से बने हैं. इलेक्ट्रॉन लेप्टॉन कैटेगरी में आता है, लेकिन ये क्वार्क से नहीं बना, बट जो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है ये फर्दर क्वार्क से बने हैं. सो देयर आर अप, डाउन, चार्म, बॉटम, टॉप क्वार्क्स. ठीक है, क्वार्क्स के बारे में और पार्टिकल फिजिक्स के बारे में यूजुअली वी स्टडी इन एमएससी. सो द थिंग इज कि एंटायर यूनिवर्स में इधर वी हैव मैटर और एनर्जी या फोर्स कह लो. मैटर इज ऑल्सो मेड अप ऑफ पार्टिकल. और ये जो फोर्सेस हैं, ये जो हमने देखा कि देर आर फोर टाइप ऑफ फोर्सेस, ये भी ऑपरेट वाया सम सॉर्ट ऑफ मीडिएटर करती है. ठीक है, तो फोर्स को अप्लाई या एक्ट करने के लिए भी किसी मीडिएटर की जरूरत है. दे यूज समथिंग टू एक्ट. तो ग्रेविटेशनल फोर्स जो है, इट इज सेड कि ये अप्लाई होती है वाया ग्रेविटॉन्स या ग्रेविटेशनल फील्ड क्वांटा. ठीक है, अभी ग्रेविटॉन्स डिस्कवर नहीं हुए, बट बिकॉज जो बाकी की फोर्सेस हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, स्ट्रॉन्ग एंड वीक, इनके मीडिएटर डिस्कवर हो चुके हैं.
सो वी नो कि ये फोर्सेस उन पर्टिकुलर मीडिएटर्स के थ्रू एक्ट करती है. सो बिकॉज 3 आउट ऑफ 4 फोर्सेस इन द नेचर 3 के मीडिएटर डिस्कवर हो चुके हैं. सो द साइंटिस्ट, द थ्योरिस्ट, दे बिलीव दैट दिस फोर्थ वन, ग्रेविटेशनल फोर्स, मस्ट ऑल्सो बी अप्लाइंग वाया सम मीडिएटर. तो इसलिए इन्होंने नेम दे दिया कि ग्रेविटेशनल फोर्स का मीडिएटर का नाम है ग्रेविटोन. बट अभी तक ये डिस्कवर नहीं हुए, एक्सपेरिमेंटल एविडेंस नहीं मिला. But experiments are going on, and there are a lot of um, observations which all point in the direction that we might be able to find these gravitons very soon. So characteristics क्या हुए? Gravitational force between two bodies form an action reaction pair. So forces are equal in magnitude but opposite in direction. ये तो एक्शन रिएक्शन लगता है. फोर्सेस जिस तरह हम न्यूटन थर्ड लॉ बोलते हैं, फोर्सेस जो दो ऑब्जेक्ट्स हैं, तो वन ऑब्जेक्ट एंड टू ऑब्जेक्ट, तो वन ऑब्जेक्ट पे सेकंड के कारण जो फोर्स लगेगी F12 और सेकंड ऑब्जेक्ट के फर्स्ट के कारण जो फोर्स लगेगी दैट इज F21. बोथ द फोर्सेस हैव सेम मैग्नीट्यूड बट ऑब्वियसली दे हैव ऑपोजिट डायरेक्शन. Then gravitational force is a central force, so it acts along the line joining the center of the two interacting bodies. ठीक है, तो जो भी आपका ऑब्जेक्ट है, हम कह रहे हैं कि फोर्स एक्ट करती है, तो वो फोर्स हमेशा सेंटर से ओरिजिनेट होती है. ठीक है, तो ये इसकी जो फोर्स होएगी, ये फर्स्ट ऑब्जेक्ट है, ये सेकंड ऑब्जेक्ट है, तो हम कहते हैं कि चलो ये इस सेकंड ऑब्जेक्ट पे जो फोर्स लगा रहा है, वी कैन कॉल इट F21, force on second due to 1. So F21, और जो ये सेकंड है ये फर्स्ट पे जो फोर्स लगा रहा है दैट इज F12. लेकिन ये हमेशा जो फोर्स है ये हमेशा सेंटर के अलोंग एक्ट करते हैं. नेक्स्ट, ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन टू बॉडीज इज इंडिपेंडेंट ऑफ द नेचर ऑफ इंटरवीनिंग मीडियम. अब ये बॉडीज जहां भी हो, इनके बीच जो भी मीडियम है, ग्रेविटेशनल फोर्स को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता. इट विल नॉट बी अफेक्टेड बाय द मीडियम प्रेजेंट. एंड दैट्स द रीजन कि स्पेस में वी हैव प्लैनेट्स, वी हैव सन एंड अदर स्टार्स, and planets are revolving around the sun, so there is a sort of gravitational pull, but in space there is no medium, it's complete vacuum. So that vacuum does not affect the gravitational force. Similarly, even if we talk about ourselves, we are on planet earth and air is the medium. Okay, so but still the gravitational pull is there. If you have a fruit or if you have any object and you just leave it as such, if you are carrying an object and you just leave it, it will directly go towards the earth, it will fall on the ground. So that force, gravitational force, is acting, and no matter what kind of medium is there, it doesn't affect that force. Then next is gravitational force between two bodies does not depend upon presence of other bodies. So there are a lot of bodies, lot of objects in the universe. And when we talk about two specific bodies, so gravitational force, whenever we talk about force, it comprises of two objects. ठीक है, क्योंकि इसका फॉर्मूला क्या है, G m1 m2 अपॉन r स्क्वायर. हमेशा हम दो बॉडीज के बारे में ही बात करते हैं एट ए टाइम. Although there are lot of objects present, lot of bodies are present, lot of particles are present, और हर कोई एक दूसरे पे फोर्स एक्सर्ट कर रहा है, बट एट ए टाइम जब हम ग्रेविटेशनल फोर्स की बात करते हैं तो हम कोई दो के बीच में ही डिस्कस करते हैं. इट्स ऑलवेज बिटवीन द टू. सो जब भी कोई दो के बीच में हम डिस्कस करेंगे तो ऑल्दो अदर आर ऑल्सो प्रेजेंट, but that will not affect our formula or the calculation or the result. The next is gravitational force is negligible in case of light bodies but become appreciable in case of massive bodies like stars and planets. So lighter objects, because we know that this formula is G is equal to m1 m2 upon r square. So the force depends on the product of the masses. But अगर दोनों ही masses बहुत light हैं, then ऑलमोस्ट दोनों का इक्वल पुल होगा एक दूसरे पे, एंड इट विल नॉट क्रिएट बिग डिफरेंस.
But if one object is very much big and the very much, you can say, is heavier and other one is lighter, in that case we can see the appreciable change. और उस केस में you can see कि if you take any object, a pencil, a chalk or anything, and the other object we consider is earth, the mass of earth is more than anything which is present on earth. तो अगर हम कोई और ऑब्जेक्ट को अर्थ के साथ कंपेयर करें तो ऑब्वियसली हर एक चीज जो है इट फॉल्स अंडर ग्रेविटी. ओके, सो उसमें हम डायरेक्टली देखते हैं कि अर्थ कैसे हर एक चीज को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेती है. सो नो मैटर if we just throw anything, it will ultimately fall onto the ground. And then this gravitational force is long range force. So this is the only force which actually acts over distances in meters and so on. इसके अलावा और कोई भी force even मीटर के distance पे भी act नहीं करती. ठीक है? That's the reason कि सारे planetary objects जो हैं they are controlled by this force. And we say this graviton is the exchange particle. So जब gravitational force किसी भी बॉडी में या कोई भी फोर्स जब किसी भी ऑब्जेक्ट पे लगेगी तो वो पार्टिकल्स के थ्रू ही एक्सचेंज होती है. उसे भी पार्टिकल चाहिए, ये नहीं कि इट्स जस्ट अ फोर्स एंड इट्स समथिंग एल्स. नो, एवरीथिंग इज गवर्न्ड बाय पार्टिकल्स. तो इसके जो पार्टिकल्स हैं they are said to be gravitons. And then the gravitational force between objects act without making any physical contact with each other. So it's action at a distance force. Obviously, ये इसमें contact is not required at all. Earth is moving around sun, so they are not in contact with each other. They are at distance, but force लग रही है. So gravitational force is the one which does not require any contact, physical contact between the objects. And then it's a conservative force, so work done by this force is independent of the path followed by the body, and it only depend on the initial and final position of the body. So force conservative तब होती है जब the work which is done by the force, work done is force into displacement. ठीक है, हम usually W is F dot S लिख देते हैं या F dot ds लिख देते हैं. Most of the time dW, small work done, is F dot ds. ठीक है, तो ये जो वर्क डन है इट डज नॉट डिपेंड अपॉन पाथ कि क्या पाथ फॉलो किया. इट ओनली डिपेंड ऑन इनिशियल पॉइंट एंड फाइनल पॉइंट कि स्टार्ट में क्या था और एंड में क्या हुआ. दैट्स इट. नेक्स्ट कम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स. सो ग्रेविटेशनल बीइंग लॉन्ग रेंज, बट ये चारों फोर्सेस में से सबसे वीक फोर्स है. ठीक है, तो हमारा जो एक तरह से हायरार्की है वो इस तरह से चलती है कि सबसे वीक ग्रेविटेशनल, उससे स्ट्रॉन्गर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, उससे स्ट्रॉन्गर वीक, और सबसे स्ट्रॉन्ग है स्ट्रॉन्ग फोर्स. इस तरह से ट्रेंड है दैट वी फॉलो. ठीक है, तो ग्रेविटेशनल जो है दैट इज द लॉन्ग रेंज फोर्स. तो वो बहुत दूर के डिस्टेंस तक करती है, लेकिन और ये जो बाकी तीन है ये शॉर्ट रेंज है, ये मीटर तक भी एप्लीकेबल नहीं, ये तो एटॉमिक डिस्टेंसेस पे एक्ट करती हैं. इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वीक एंड स्ट्रॉन्ग, ये एटॉमिक डिस्टेंसेस पे एक्ट करती हैं. बट ग्रेविटेशनल इट गोज फॉर लाइक वेरी वेरी लॉन्ग डिस्टेंसेस. ठीक है, माइल्स एंड इवन मोर देन दैट. बट लॉन्ग रेंज होने के कारण, so despite being long range, we say कि this one is the weakest of all. तो इससे स्ट्रॉन्ग है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक. तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, सो यहाँ पर कॉन्सेप्ट आ रहा है कि समथिंग इलेक्ट्रिक. सो दिस फोर्स एग्जिस्ट बिटवीन चार्ज पार्टिकल. तो जब भी आपके पास चार्ज पार्टिकल होंगे उनके बीच में हमेशा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स होगी. एंड इसका फॉर्मूला होता है Q1 Q2 अपॉन 4πε0r², जो आपने कूलम्स लॉ पढ़ा होगा. सो काफी हद तक देखा जाए इट लुक्स लाइक द ग्रेविटेशनल लॉ. ठीक है, क्योंकि
उसमें m1 m2 अपॉन आर स्क्वायर होता है और एक कांस्टेंट होता है g। यहाँ पर उस g की जगह 1/4πε0 है और m1 m2 की जगह q1 q2 आ जाते हैं और आर स्क्वायर एज सच है। तो ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स भी वीक होती जाती है जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ता है। Now, difference between gravitational and electromagnetic is that gravitational is attractive in nature. Gravitational force हमेशा attractive ही होती है. It's never repulsive. So यहाँ पर let me just change the arrows. Basically, this was made just to represent कि force is acting on two objects, but the thing is कि ये जो second object है ये one को अपनी तरफ attract करेगा, ओके okay? और ये जो फर्स्ट ऑब्जेक्ट है ये सेकंड को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। सो लाइक दिस, तो इस तरह से है इनकी डायरेक्शन। सो ये जो F12 है, फोर्स ऑन वन ड्यू टू सेकंड, वो अट्रैक्टिव है, वो इसको इधर को लेके जा रही है फर्स्ट ऑब्जेक्ट को। और ये जो F21 है, फोर्स ऑन सेकंड ड्यू टू फर्स्ट, ये भी अट्रैक्टिव है, ये सेकंड पार्टिकल को फर्स्ट की तरफ लेके जा रही है। सो ग्रेविटेशनल फोर्स हमेशा अट्रैक्टिव होती है, लेकिन जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स है वो अट्रैक्टिव भी हो सकती है और रिपल्सिव है। एंड यू नो, बिकॉज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स हमेशा चार्जेस के बीच में एक्ट करती है, तो लाइक चार्जेस रिपेल ईच अदर एंड अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर। एंड जैसे कि हमने देखा दैट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इज स्ट्रॉन्गर देन ग्रेविटेशनल फोर्स, तो ये कितनी स्ट्रॉन्गर है? It's about 10⁻36 times stronger or greater than gravitational force. Both are long range force. Electromagnetic force भी क्योंकि force है, it also needs a particle or a mediator, ठीक है? तो exchange के लिए ये use करता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड क्वांटा को, या फिर हम कहते हैं फोटोन्स। तो इसके करेक्टरिस्टिक हो गए कि इट इज बोथ अट्रैक्टिव एंड रिपल्सिव, ये भी लॉन्ग रेंज है, ठीक है, बट ग्रेविटेशनल जितनी रेंज इसकी नहीं है। इट इज ऑल्सो सेंट्रल फोर्स, यानी कि फोर्स हमेशा along the line joining the center of the two bodies act करेगी। and it obeys the inverse square law। inverse square, inverse मतलब जब कोई चीज 1/, में हो, डिनोमिनेटर में हो और उसका स्क्वायर हो, बिकॉज यहाँ भी फॉर्मूले में 1/r² है, ग्रेविटेशनल वाले के फॉर्मूले में भी 1/r² था, तो इसे बोलते हैं इनवर्स स्क्वायर लॉ, ठीक है, कि जैसे जैसे आपका डिस्टेंस इंक्रीज होगा और क्योंकि उसका स्क्वायर है तो वो और शॉर्टर क्वांटिटी बन जाएगी, और जब डिनोमिनेटर, जैसे जैसे आपका डिस्टेंस इंक्रीज होगा और अगर हम उसका स्क्वायर कर दें तो वो और बिगर क्वांटिटी बनेगी, और अगर एक बिगर क्वांटिटी बिगर नंबर डिनोमिनेटर में हो तो जो आपका फ्रैक्शन है, जो अल्टीमेट रिजल्ट है, वो स्मॉल हो जाता है, स्मॉलर नंबर बन जाता है। इट इज ऑल्सो कंजर्वेटिव फोर्स, इट मीन्स वर्क डन डिपेंड्स ओनली ऑन द initial and final point and does not depend upon the path followed, and it use photons as exchange particles। next come strong force या nuclear force। तो ये short range force है, ये कहां तक इफेक्टिव है? ओनली 10⁻⁻15 मीटर, और ये 10⁻⁻15 मीटर बेसिकली क्या होता है? दिस इज साइज ऑफ न्यूक्लियस। तो बस न्यूक्लियस के अंदर अंदर कौन है? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। तो इनमें जो फोर्स लगती है, इनमें जो फोर्स है जिसके कारण ये बाइंड है, दैट इज स्ट्रॉन्ग फोर्स। यू मस्ट हैव read or about or studied about this particular thing कि we say कि protons, चलो neutrons are neutral particles so they don't affect each other, but proton being positively charged, वो सारे के सारे न्यूक्लियस में कैसे रह लेते हैं?
why don't they repel each other? Because we know that like particles repel each other. जैसे हमने देखा कि electromagnetic force is either attractive or repulsive depending upon the nature of the particle. तो न्यूक्लियस में प्रोटॉन्स क्यों रह रहे हैं? बिकॉज वहां पर, बिकॉज दे आर इन न्यूक्लियस, तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स नहीं, वहां न्यूक्लियर फोर्स लग रही है, जो कि ये स्ट्रॉन्ग फोर्स है। और ये जो फोर्स है ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स से 100 टाइम्स ग्रेटर है। इनफैक्ट चारों फोर्सेस में से सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स ही है। ठीक है, सो दिस इज द रीजन, बिकॉज इट इज वेरी मच स्ट्रॉन्ग देन वेरी मच स्ट्रॉन्गर देन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, तो ये डोमिनेट कर जाती है। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स के कारण तो रिपल्शन होनी थी, बट क्योंकि वहां पर स्ट्रॉन्ग फोर्स प्रेजेंट है और वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक से ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, तो वो, और इनका नेचर हमेशा अट्रैक्टिव होता है, जस्ट लाइक ग्रेविटेशनल फोर्स। जैसे ग्रेविटेशनल अट्रैक्टिव होती है, ऐसी न्यूक्लियर फोर्स भी अट्रैक्टिव होती है। तो ये रिपल्शन को डोमिनेट कर जाती है और अट्रैक्शन ही रखती है, इसीलिए सारे प्रोटॉन्स इकट्ठे न्यूक्लियस के अंदर रह लेते हैं, अदरवाइज दे वुडंट हैव एग्जिस्टेड लाइक दैट। So characteristic, it is attractive in nature and it acts over very short distance. बस जैसे ही हम 10⁻⁻15 मीटर से ज्यादा आगे बढ़ते हैं, यानी कि साइज ऑफ न्यूक्लियस को क्रॉस करके एटम तक पहुंचते हैं, दिस फोर्स इज गॉन, इसका इफेक्ट खत्म हो जाता है। इसका इफेक्ट सिर्फ और सिर्फ न्यूक्लियस तक ही है। तो कहाँ ग्रेविटेशनल फोर्स जो प्लैनेट्स तक को कंट्रोल कर रही है, और ये जो न्यूक्लियर फोर्स है ये सिर्फ एक टाइनी न्यूक्लियस तक ही लिमिटेड है। सो इट्स अ शॉर्ट रेंज फोर्स। सो 100 टाइम्स स्ट्रॉन्गर है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स से एंड 10⁻38 टाइम्स स्ट्रॉन्गर है ग्रेविटेशनल फोर्स से। इट इज नॉन सेंट्रल फोर्स, तो इसमें वैसा नहीं है कि that force will only act along the line joining the center. No, it's non-central force and it does not obey inverse square law. तो ऐसा कोई कॉन्सेप्ट नहीं है कि अगर डिस्टेंस बिटवीन टू पार्टिकल इंक्रीज होगा तो ये फोर्स डिक्रीज होगी। नो, ऐसा इफेक्ट इस पे नहीं पड़ता। एंड देन दिस इज द फोर्स बिटवीन न्यूक्लियंस। न्यूक्लियंस कौन होते हैं? जो न्यूक्लियस में होते हैं, मींस प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन, इन्हें कलेक्टिवली हम न्यूक्लियन बोलते हैं। तो अब ये भी अगेन इट्स अ फोर्स, तो इसको भी एक्सचेंज पार्टिकल चाहिए, तो वो एक्सचेंज पार्टिकल है पाई मेसोन्स। मोस्टली पाई मेसोन्स होते हैं, बट आप यहां पर लिख सकते हो ग्लूऑन्स। जैसे ग्रेविटेशनल फोर्स का ग्रेविटोन है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स का फोटोन है, उसी तरह इसका ग्लूऑन है। ठीक है, नेक्स्ट कम वीक फोर्स। ये भी वीक न्यूक्लियर फोर्स ही है। ठीक है, ये भी न्यूक्लियस के आसपास ही रहती है एंड मोस्टली ये फोर्स कब आती है? जब रेडियो एक्टिव डिकेज होते हैं। ठीक है, आपने अल्फा डिके, बीटा डिके स्पेशली पढ़ा होगा। तो बीटा डिके में, ठीक है, इलेक्ट्रॉन एंड न्यूट्रिनो जो हैं वो एमिट होते हैं। यूजुअली बीटा डिके में हमारे पास एक इक्वेशन होती है जिसमें न्यूट्रॉन गेट्स कन्वर्टेड इनटू प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन एंड न्यूट्रिनो, या कई बार एंटी न्यूट्रिनो बोलते हैं, कि उसमें इलेक्ट्रॉन एंड न्यूट्रिनो जो हैं ये एमिट होते हैं। तो ये जो फोर्स होती है बिटवीन इलेक्ट्रॉन एंड न्यूट्रिनो, उसको वीक न्यूक्लियर फोर्स बोलते हैं। ठीक है, और इन्हें भी अगेन इट्स अ फोर्स, तो इसे भी कुछ कोई एक्सचेंज पार्टिकल्स चाहिए। ठीक है, तो वो कहलाते हैं इंटरमीडिएट बोसोन्स। ये होते हैं W प्लस माइनस एंड Z नॉट। तीन होते हैं, मतलब एक W प्लस, एक W माइनस और एक Z नॉट। नेक्स्ट, रिलेटिव स्ट्रेंथ ऑफ फोर्सेस। ठीक है, इनकी रेंज, तो यू कैन सी कि सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग हमारे पास स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स है और सबसे वीक ग्रेविटेशनल है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक और वीक न्यूक्लियर में इट डिपेंड्स। ठीक है, sometimes we say that weak nuclear force is more stronger, but maximum it is seen कि electromagnetic force भी इसको सरपास कर जाती है। राइट, नाउ यूनिफाइड थ्योरी ऑफ ऑल फोर्सेस। सो बेसिक, अब यूनिफाइड थ्योरी ऑफ फोर्सेस ये कहता है
पहले, सबसे पहले इवन इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म को भी सेपरेट फील्ड माना जाता था, बट देन जब पता चला दैट चेंज in magnetic field leads to the generation of current and change in electric field can induce magnetism also, तो उसके बाद scientists concluded that this electricity and magnetism they are just interrelated, they are just two sides of a coin, तो उसको तब कंबाइन करके इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स बना दिया था। ठीक है, सो नाउ यूनिफाइड थ्योरी कह रही है कि एक बस मेन थ्योरी हो या हम एक नेम दें बस फोर्स को जिसमें ये सब प्रेजेंट हो। अब बेसिकली ये जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स है इसमें भी इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिज्म दो थिंग्स थे। नेक्स्ट है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक और वीक को भी कंबाइन कर दिया गया है। ठीक है, और मिलके इलेक्ट्रोवीक थ्योरी बना दी है। यानी कि इनमें भी कुछ ना कुछ ऐसा कनेक्शन है दैट इन दोनों को ज्वाइन कर दिया गया है एंड वी हैव इलेक्ट्रोवीक थ्योरी। एंड नाउ रिसर्चर्स दे आर एमिंग टू डिस्कवर कि क्या हम स्ट्रॉन्ग को इसके साथ कंबाइन कर सकते हैं इलेक्ट्रोवीक थ्योरी, बिकॉज चार फोर्सेस में से दो तो कंबाइन हो चुकी हैं एंड दे हैव स्ट्रॉन्ग प्रूफ्स एविडेंस एंड ऑब्जर्वेशंस के बिहाफ पे दे आर एबल टू से, उन्होंने एक क्वांटम क्रोमोडायनामिक्स जो है फील्ड वो भी निकाला है जो कि ज्यादातर स्ट्रॉन्ग फोर्स से डील करता है एंड दे आर समवट एबल टू ज्वाइन, but still abhi it's in process, so they are trying to unite the strong force with electroweak। तो अगर ये फोर्स भी कंबाइन हो जाएगी तो बचेगी कौन, ग्रेविटेशनल। सो अब साइंटिस्ट आर एक्चुअली थिंकिंग कि बिकॉज नेचर में चारों फोर्सेस ही हैं, नथिंग एल्स इज देयर, एंड व्हाट इफ वी आर एबल टू कम अप विद ए सिंगल थ्योरी जिसमें कि ये सब कंबाइन हो जाए, यानी कि एक ऐसी थ्योरी जिसमें कि डिफरेंट डिफरेंट केसेस में हमें डिफरेंट, यानी कि डिफरेंट चेंजेस करके हमें डिफरेंट डिफरेंट फोर्सेस मिले। ओके, सो दिस इज द अटेम्प्ट दैट इज बीइंग गोइंग ऑन टू कम अप विद ए सिंगल थ्योरी जिसे फिर हम कहेंगे थ्योरी ऑफ एवरीथिंग which will include all the forces, central and non-central forces, a force which is directed along the line joining the center of the two interacting particle or body is called a central force। तो ग्रेविटेशनल और इलेक्ट्रोस्टैटिक दे आर सेंट्रल फोर्स, तो सेंट्रल फोर्स को हम लिख सकते हैं एफ आर ई आर कैप। तो ई आर कैप इज यूनिट वेक्टर विच रिप्रेजेंट द डायरेक्शन ऑफ सेंट्रल फोर्स। एफ आर फंक्शन हो गया डिस्टेंस का, तो बेसिकली इट्स द मैग्नीट्यूड। नाउ अगर हम ग्रेविटेशनल और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की बात करें तो उस केस में जो फोर्स है दैट इज बेसिकली k अपॉन आर स्क्वायर। ठीक है, सो k तो कांस्टेंट है, कोई भी कांस्टेंट, क्योंकि जैसे ग्रेविटेशनल फोर्स में वी हैव g और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक या कूलम लॉ जो हम बोलते हैं उसमें हमारे पास 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट है, सो एवरीथिंग डिपेंड्स ऑन दिस आर स्क्वायर। ठीक है, तो ग्रेविटेशनल के केस में ये जो k है दैट इज gm1m2 और हमारे पास ये आ जाती है ग्रेविटेशनल फोर्स, और इलेक्ट्रोस्टैटिक में इट्स 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q1 q2, राइट, तो हमें आ जाता है q1 q2 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर। तो फर्दर अगर हम पोजीशन की बात करें तो फोर्स जो है इसमें और पोटेंशियल एनर्जी में ये रिलेशन है। ठीक है, जिसको कि हम इस तरह भी लिख देते हैं F इज इक्वल टू माइनस कर ली बाय कर लिया, दैट कैन बी रिटन इज माइनस k बाय आर स्क्वायर। ठीक है, अज्यूमिंग कि फोर्स अट्रैक्टिव है, तो अट्रैक्टिव के लिए हमने माइनस साइन लिया बिकॉज हम कह रहे हैं कि चाहे इलेक्ट्रोस्टैटिक है या ग्रेविटेशनल है, इट लुक्स लाइक कि देयर इज सम कांस्टेंट अपॉन आर स्क्वायर। ठीक है, तो ये लिख दिया, सो दोनों नेगेटिव नेगेटिव साइन कैंसिल, कर ली बाय कर लिया इज इक्वल टू k बाय आर स्क्वायर। तो दिस इज बेसिकली कर ली u और हमने इसकी इंटीग्रेशन करनी है, इधर k बाय आर स्क्वायर कर ली r है, इसकी इंटीग्रेशन हो जाएगी, इससे हमें मिल जाएगा u
k अपॉन आर स्क्वायर की इंटीग्रेशन से हमें मिल जाएगा माइनस k बाय आर और प्लस एक कांस्टेंट। अब इफ पार्टिकल आर एट इनफाइनाइट डिस्टेंस फ्रॉम ईच अदर, तो इनफाइनाइट में ये आर इंफिनिटी हो जाएगा और 1 अपॉन इंफिनिटी इज 0, ठीक है। तो ये जो टर्म है दैट विल रिड्यूस टू 0। तो यू आर जो है दैट विल बी इक्वल टू सी द कांस्टेंट ओनली। जब इवन यू आर विल ऑल्सो बी 0, तो हमारे पास क्या बचेगा कि सी इज 0, ठीक है, बिकॉज इनफाइनाइट डिस्टेंस पे हमारे पास ये कंपोनेंट और ये यू आर वाला कंपोनेंट 0 हो जाएंगे, सो दैट गिव्स अस सी इक्वल टू 0। सो इफ सी इज 0, सो वी आर लेफ्ट विद यू आर इज इक्वल टू माइनस के बाय आर। अब अगर ग्रेविटेशनल है तो k की जगह हम g m1 m2 लिख सकते हैं, और इलेक्ट्रोस्टैटिक है तो k की जगह हम q1 q2 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट लिख सकते हैं, ठीक है। एंड ये नीचे आर, तो फोर्स में हमें आर स्क्वायर मिलता है डिनोमिनेटर में, वेयर एज इन पोटेंशियल एनर्जी वी गेट आर इन द डिनोमिनेटर। तो ये सेंट्रल फोर्स के कैरेक्टरिस्टिक क्या हो गए, दैट इट ऑलवेज एक्ट अलोंग द लाइन जॉइनिंग द सेंटर, इट इज कंजर्वेटिव, ये लॉन्ग रेंज फोर्स होती है, ठीक है, एंड दे आर डिराइवेबल फ्रॉम स्केलर पोटेंशियल। ये u जो था यहाँ पर ये स्केलर क्वांटिटी है, ठीक है। एंड in central force motion angular momentum is conserved and it obeys inverse square law. Non-central वो होंगी which do not act along the line joining the center of two bodies. तो बाकी की जो दो forces बची न्यूक्लियर और वीक, ये दोनों नॉन सेंट्रल फोर्स है, ठीक है। Now come reduction of two body problem to equivalent one body problem. So for this we consider two masses. पहले हम two bodies consider करेंगे and then हम उनको हम एक ऐसा एक्सप्रेशन बनाएंगे जो कि वन बॉडी की तरह अपीयर होगा। सो वी हैव m1 m2 टू मासेस और उनके बीच का डिस्टेंस r है। सो हियर यू कैन सी r इज द डिस्टेंस बिटवीन m1 एंड m2। ऑब्वियसली दोनों पे फोर्स लग रही है, ठीक है, एंड ग्रेविटेशनल फोर्स है F1 एंड F2। तो इक्वेशन ऑफ मोशन, जब हमारे पास मास भी हो और फोर्स भी हो, तो यूजुअली हम न्यूटन का सेकंड लॉ ऑफ मोशन यूज करते हैं, उसी को हम इक्वेशन ऑफ मोशन बोलते हैं मोस्टली, ठीक है। वो क्या है, F इज इक्वल टू एम ए। तो ए क्या होता है, डी स्क्वायर आर अपॉन डी टी स्क्वायर। तो m1 डी स्क्वायर आर वन अपॉन डी टी स्क्वायर इज इक्वल टू F1 एंड m2 डी स्क्वायर आर टू बाई डी टी स्क्वायर इक्वल टू F2। तो हमने ये निकाल लिया एक्सप्रेशन। अब सब्ट्रैक्ट कर देना है फर्स्ट इक्वेशन में से सेकंड को, and we obtain this. Next we use Newton third law of motion कि हमें पता है कि ये जो फोर्सेस हैं ये मैग्नीट्यूड में इक्वल हैं बट दे आर ऑपोजिट इन डायरेक्शन। सो F1 इज इक्वल टू माइनस F2 एंड लेट दे बी F बिकॉज मैग्नीट्यूड तो सेम है। तो व्हाट डू वी गेट, F1 हमारा F है और F2 माइनस F है। सो बिकॉज वी हैव माइनस साइन तो F। सो नेक्स्ट डी स्क्वायर by dt square of r1 minus r2 हो गया, and that is equal to f by m1 plus f by m2। और ये r1 minus r2 is r basically, r1 m1 का पोजीशन वेक्टर है, r2 m2 का पोजीशन वेक्टर है, तो ये m1 और m2 के बीच का डिस्टेंस r है। सो दैट इज ऑब्वियसली गिवन बाय r1 minus r2। तो हमने यहाँ r लिख दिया। सो d square r by dt square is f is common 1 upon m1 plus 1 upon m2। Now this 1 upon m1 plus 1 upon m2 that is actually taken as 1 by mu, जहां पे mu बोलते हैं reduced mass of a system। जब भी सिस्टम में एक से ज्यादा पार्टिकल्स हों, दो पार्टिकल्स हों, तो और वो इंटरेक्ट कर रहे हैं, तो उस सिस्टम का एज सच एज होल जो मास है वो
कम होता है इन कंपैरिजन टू द मास ऑफ द इंडिविजुअल पार्टिकल्स। ठीक है, अगर m1 और m2 दो पार्टिकल्स थे इस सिस्टम में, तो जो सिस्टम का पूरा कंबाइंड मास होगा वो m1 से भी कम होगा और m2 से भी कम होगा। तो सिस्टम के मास को हम रिड्यूस्ड मास बोलते हैं, म्यू। सो म्यू, अगर हम इसका एलसीएम लें एंड देन रेसिप्रोकल, सो वी गेट म्यू इज इक्वल टू m1 m2 अपॉन m1 plus m2. So now we can substitute it here. So d square r by dt square is f by mu. So f is mu d square r by dt square. अब न्यूटन लॉ जो ग्रेविटेशनल फोर्स का है, दैट सेज f इज इक्वल टू माइनस जी एम वन एम टू अपॉन आर स्क्वायर, और ई आर कैप इज द यूनिट वेक्टर। ठीक है, तो अब ये दोनों बेसिकली फोर्सेस के एक्सप्रेशन है, वी कैन इक्वेट देम। तो हमारे पास ये एक इक्वेशन आ गई। तो इस इक्वेशन को हम बोलते हैं इक्वेशन ऑफ मोशन ऑफ वन बॉडी प्रॉब्लम। ठीक है, क्यों? क्योंकि इसमें ये म्यू आ गया, विच इज not mass of m1 or not mass of m2, but this is mass of the system which contain m1 and m2। तो एक तरह से दो अलग अलग पार्टिकल थे m1 m2, लेकिन उनको एज सिस्टम कंसीडर कर दिया और उनका एक कंबाइंड मास, जिसे रिड्यूस मास बोलते हैं, वो यूज किया। सो दिस इज व्हाट वी से दैट रिडक्शन ऑफ टू बॉडी प्रॉब्लम टू वन बॉडी प्रॉब्लम। So that's all for today. Thank you.